Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ कंपनीज कंप्लीट करा था। आज हम करने वाले हैं जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये अप टू 40 मार्क्स का आ सकता है। अप टू 40 मार्क्स का मतलब क्या है? 40 नंबर का आएगा। 0 से लेके 40 मार्क्स का कुछ भी आ सकता है। हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए इसमें, हो सकता है पूरा पेपर इसमें से ही आ जाए, हो सकता है, बोला चांसेस है, ठीक है। अच्छा, बच्चे ऐसे करते हैं, जनरल मीटिंग कर जाते हैं, मेन चैप्टर कर जाते हैं, और ऐसा भी हो जाता है कि उनमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, फिर फेल होते हैं। तो इसलिए सारे चैप्टर्स करके जाने हैं आपने पेपर से पहले, सारे, ठीक है। तो शुरू करते हैं जनरल मीटिंग। इसमें हमें टोटल जनरल मीटिंग के चैप्टर में टोटल 26 सेक्शंस पढ़ने हैं। प्लस आईसीएसआई। आईसीएसआई कौन है? हमारा मंदिर है ये, सीएस का। आईसीएसआई ने एक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बनाए हैं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 2 जनरल मीटिंग के ऊपर लगता है, ये भी हमें पढ़ना है। आपके बुक में अलग से टॉपिक भी है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 किस पे लगता है? जनरल मीटिंग में, वो भी हमें पढ़ना है। प्लस और क्या पढ़ना है इसमें हमें? एमसीए के रूल्स। एमसीए पता है तुम्हें क्या होता है? हाँ, वेबसाइट मैंने बोला था चेक करने के लिए, करी नहीं किसी ने भी। एमसीए ने रूल्स बनाया। रूल्स का नाम क्या है? कंपनीज एमजीटी रूल्स 2014। एमजीटी का मतलब क्या है? कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिख लेना पूरा, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। अब जब भी रूल्स आएंगे इसका मतलब कौन से रूल्स हैं? ये एमजीटी रूल्स हैं इस चैप्टर में। सिंपल है, आगे बढ़े। ये तो हमें 3 चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में, ठीक है। साथ साथ हमारा SS2 भी कवर हो जाएगा थोड़ा बहुत। एक कंपनी में, कंपनी का सेक्शन, कंपनी में डिसीजन कौन लेता है? कंपनी में 2 लोग डिसीजन लेते हैं। एक तो शेयर होल्डर्स और एक डायरेक्टर्स, ठीक है। कंपनी में 2 लोग डिसीजन लेते हैं, शेयर होल्डर और डायरेक्टर। डायरेक्टर डिसीजन कहाँ लेते हैं? बोर्ड मीटिंग में। कहाँ पे? बोर्ड मीटिंग। और शेयर होल्डर कहाँ डिसीजन लेते हैं? जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है एजीएम और एक होती है ईजीएम। कौन कौन सी होती है? एजीएम और ईजीएम। एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। ईजीएम का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। डायरेक्टर के बारे में हम डायरेक्टर्स के चैप्टर में बात करेंगे, अभी सिर्फ जनरल मीटिंग के बारे में बातें करेंगे, ठीक है जी। जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर डिसीजन कहाँ लेते हैं? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग कितने तरीके की? 2 तरीके की, एजीएम और ईजीएम। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अच्छा, एनुअल जनरल मीटिंग वर्ड से क्या समझ में आ रहा है?
साल में एक बार होती है, एनुअली होती है, साल में एक बार होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एजीएम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होता है कि साल में ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकती है। ये वाली मीटिंग एनुअली होती है, साल में एक बार, और ये ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकती है। ठीक है, सेक्शंस लिख लेते हैं पहले इसके। एजीएम पे कौन कौन से सेक्शन लगते हैं? सेक्शन 96, 97 और 99 ईजीएम पे लगता है। सेक्शन 98 और 100 ये सेक्शन लगते हैं, और कुछ इन पे कॉमन सेक्शंस भी लगते हैं। पे कुछ कॉमन सेक्शंस भी लगते हैं। कॉमन सेक्शन मतलब जो एजीएम पे भी लगते हैं और ईजीएम पे भी लगते हैं। 1012 121 applicable to all types of companies. अच्छा, आप लोग बताओ, कंपनी कौन चलाता है, शेयर होल्डर या डायरेक्टर? कंपनी चलाते शेयर होल्डर है, तो फिर डायरेक्टर क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, मतलब चलाते हैं। तो फिर शेयर होल्डर क्या करते हैं? मैम वो ओनर होते हैं कंपनी के। ओनर होते हैं, उस करते क्या है? पैसे देके भूल जाते हैं? नहीं, क्या करते हैं? शेयर। हाँ वही तो, शेयर लेते हैं, फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? जो डे टू डे अफेयर्स है कंपनी के, वो कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। और जो ओनर होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं, मतलब पैसे देते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर पैसे देते हैं, उस पैसों से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजनेस करते हैं, कंपनी चलाते हैं, यही मतलब है। तो सारे पूरे साल कौन काम करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं। शेयर होल्डर को तो कुछ भी पता नहीं चलता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या काम कर रहा है, इसीलिए कंसेप्ट बनाया गया जनरल मीटिंग का। और क्या बोला गया कि कम से कम साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग रखनी पड़ेगी कंपनी को, जिसमें शेयर होल्डर आएंगे, चेक करेंगे कि डायरेक्टर्स ने क्या काम करा है और अलग अलग डिसीजंस लेंगे कि आपने सही काम करा है, नहीं करा, कुछ फ्रॉड तो नहीं करा। शेयर होल्डर्स, हाँ, शेयर होल्डर आएंगे और अलग अलग डिसीजंस लेंगे। ठीक है, क्या साल में एक बार ही शेयर होल्डर मिल सकते हैं? अगर एनुअल जनरल मीटिंग तो कंपलसरी होती है, जो एनुअल जनरल मीटिंग इट इज कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी, कंपलसरी है, साल में एक बार तो करानी ही पड़ेगी। लेकिन ईजीएम कंपलसरी नहीं होती है, ये कभी भी हो सकती है, और ये ऑप्शनल होती है, आपकी मर्जी है, करानी है करा लो, नहीं करानी तो कोई बात नहीं। जैसे जो हम जो स्टॉक मार्केट वाला जो जिसमें शेयर परचेज करते हैं हम लोग, तो वो कंपनी की जैसे एनुअल मीटिंग तो जिस कंपनी की खरीदे वैसे उनकी कैसे हो सकती है एनुअल मीटिंग जो हम ऑनलाइन खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में शेयर? आपने स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे तो आप शेयर होल्डर बन गए, ओनर बन गए, तो कंपनी को पता चल गया कि मेरा ओनर ये बन गया। बट जैसे लाइक हम एनुअल मीटिंग में तो कोई नहीं जाता, जैसे शेयर होल्डर जाते हैं, छोटे छोटे शेयर होल्डर नहीं जाते, जिन्होंने ज्यादा स्टेक ले रखा है वो जाते हैं। छोटे छोटे ज्यादा कम अमाउंट वाले नहीं जाते, ज्यादा अमाउंट वाले जाते हैं। जा सकता है, कोई भी जा सकता है, अगर आपके पास एक भी शेयर है तो भी आप जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी जा सकता है। ओनर तो ओनर होता है, चाहे 1 रुपए लगाए चाहे 1 करोड़ रुपए लगाए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। पहले हम कॉमन सेक्शंस पढ़ लेंगे, 1012 121, इसकी हेडिंग लिखवा रही हूँ, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। सेक्शन 101, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है ना, उसका एग्जैक्ट आंसर सिक्योरिटी लॉ में मिलेगा आपको, लेकिन आप जा सकते हो, जनरल मीटिंग में कोई भी जा सकता है, बस शेयर होल्डर होना चाहिए। सेक्शन 101, लेंथ ऑफ नोटिस। प्लस
to whom. Contains. लेंथ ऑफ नोटिस का मतलब क्या है कि कितना लंबा होना चाहिए नोटिस. टाइम. लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम. कितने दिन पहले नोटिस देना है. अच्छा, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसके 500 शेयर होल्डर है. इस कंपनी को जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी. जनरल मीटिंग बुलाता कौन है, सीएस. सीएस की जिम्मेदारी होती है जनरल मीटिंग कराने की. ठीक है, तो इसको नोटिस बनाना पड़ेगा या फोन करके किसको बोलेगा कि मीटिंग है आ जाना, मीटिंग है आ जाना. नोटिस, फॉर्मल नोटिस बनाना पड़ेगा. अब इस नोटिस में क्या लिखेंगे बताओ, इस नोटिस में क्या लिखेंगे. डियर शेयर होल्डर आ जाना, हमारी मीटिंग है, बस ये लिखेंगे. मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है. ये नोटिस बनाना सिखाया जाएगा आपको. ड्राफ्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट भी आपके में टॉपिक, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि नोटिस कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो कुछ फॉर्मल नोटिस बनाने के तरीके होते हैं, कैसे बनाना है. ठीक है जी, ये आपको सिखाएंगे हम. सेक्शन 101 में लिखा है लेंथ ऑफ नोटिस, टू होम, कंटेंट ऑफ नोटिस. सेक्शन 102. सेक्शन 102 में भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. सेक्शन याद होने चाहिए सारे. सेक्शन 103 कोरम. कोरम का मतलब क्या होता है, किसी को पता है कोरम का मतलब? वो हम किसी और की जगह अटेंडेंस लगाना, वो प्रॉक्सी होता है. कोरम होता है कि कोरम होता है मीटिंग में कम से कम कितने मेंबर आने चाहिए मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स that shall be present in the meeting. यह मीटिंग का मतलब जनरल मीटिंग है. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट शैल बी प्रेजेंट इन द मीटिंग. सेक्शन 104 चेयरमैन. मीटिंग में चेयरमैन होता है. चेयरमैन का काम क्या होता है, रेगुलेट करता है मीटिंग्स को. टू रेगुलेट मीटिंग्स. सेक्शन 105 प्रॉक्सी. प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्या होता है? एजीएम है, आप लोगों के पास नोटिस आया एजीएम का. ठीक है, नोटिस आया और उस नोटिस में लिखा था कि एजीएम कितने बजे की है, 10 बजे की. ठीक है, और 10 बजे आप लोगों की शादी भी है. जिस दिन एजीएम है उस दिन 10 बजे ही आपकी शादी भी है और उस दिन जनरल मीटिंग. अब तुम क्या करोगे, शादी में जाओगे या जनरल मीटिंग में जाओगे? जनरल मीटिंग में जाओगे. ये तुम्हारी खुद की शादी है, लेकिन जनरल मीटिंग में कौन जाएगा फिर? हम प्रॉक्सी. हम लोग प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं. किस चीज के लिए? जनरल मीटिंग के लिए. क्या शादी के लिए प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगी. नहीं, तो इसलिए प्रॉक्सी बनाया गया. लॉ मेकर को पता था कि एजीएम वाले दिन शादी भी हो सकती है लोगों की. ठीक है, इसलिए प्रॉक्सी बनाया गया. प्रॉक्सी कौन होता है कि शेयर होल्डर के अलावा कोई और पर्सन जा सकता है टू अटेंड द जनरल मीटिंग. सेक्शन 106 रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स.
वोटिंग राइट्स पर कब रिस्ट्रिक्शन लगता है? अच्छा, आपको पता है कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी वो होती है, एक शेयर है, एक शेयर एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है? खा लो खा लो खा लो। ऑनलाइन वाले बच्चों को तो मिला ही नहीं लड्डू। तभी क्या बोल रहे हो? हम लड्डू लेने का रीजन ढूंढ रहे थे, हमें फिर दूसरा पसंद बन चुके हैं। हो गया? कॉल मनी एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है? कंपनी ने 5 रुपए मंगा लिए, 5 रुपए और मंगाने बाकी है, ठीक है? एक शेयर होल्डर ने 5 रुपए पे नहीं करे, तो मतलब उसने कॉल मनी पे नहीं करी, ठीक है? ये कितना भी हो सकता है, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, जितनी मर्जी कॉल मंगा सकता है। इस कंपनी ने डिसाइड करा 2 कॉल मंगाएंगे, 5 रुपए की और 5 रुपए की, तो एक शेयर होल्डर ने 5 रुपए पे नहीं करे। अब क्या होगा? ये वोटिंग राइट वोट नहीं दे पाएगा, शेयर होल्डर मीटिंग में वोट नहीं कर पाएगा। ये मतलब होता है कॉल मनी का। जिन्होंने दे दिया वही कर सकते हैं। जिसने अपने कॉल मनी के पैसे नहीं दिए, उनकी वोटिंग राइट पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। जब तक वो कॉल मनी पे नहीं करते, तब तक वो वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सिंपल, ठीक है? 107, 107, 108, 109 और 110। 107 क्या है? शो ऑफ हैंड्स। 108 पोल ई वोटिंग, 109 पोल और 110 पोस्टल बैलेट। ये सारे वोटिंग करने के तरीके हैं कि शेयर होल्डर वोट कैसे करेंगे जनरल मीटिंग में। तो शो ऑफ हैंड में मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। 1 शेयर होल्डर इज इक्वल टू 1 वोट। क्या बोला? 1 शेयर होल्डर मतलब एक पर्सन एक वोट। और ई वोटिंग, पोल और पोस्टल बैलेट में क्या होता है? 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट। अगर किसी के पास 1 शेयर है तो उसके पास कितने वोट है? 1 वोट है। अगर किसी के पास 1 लाख शेयर है तो उसके कितने वोट है? 1 लाख वोट है, ठीक है? तो अगर ई वोटिंग, पोल और पोस्टल बैलेट से अगर रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं तो कैसे माना जाएगा? 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट। लेकिन अगर शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड का मतलब होता है हाथ दिखाना, ऐसे हाथ खड़े करना, शो ऑफ हैंड्स। तो एक पर्सन के पास एक ही हाथ होता है ना, चाहे उसके पास 1 लाख शेयर हो या 1 करोड़ हो। 1 करोड़ तो हाथ है नहीं उसके पास, ठीक है? तो 1 शेयर होल्डर इक्वल टू 1 वोट होता है इन केस ऑफ शो ऑफ हैंड्स। ये सारे के सारे सेक्शन इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड। तो सेम ही हुए ना फिर? सेम नहीं हुए, बस इनका वोटिंग करने का तरीका सेम है, बाकी अंदर तो अलग अलग चीजें लिखी है, ठीक है? ये कुछ सेक्शन हमें पढ़ने 110 तक बताए अभी मैंने, ठीक है? अगर और बताऊंगी तो सारी क्लास इसी में निकल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं सेक्शन 101। Section 101 is notice of meeting. इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक सौ एक सब सेक्शन 1, 101 सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 और 101 सब सेक्शन 4।
ठीक है, फर्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ नोटिस। कंटेंट ऑफ नोटिस। एक सौ एक सबसेक्शन 3 बोलता है नोटिस टू होम। एक्सीडेंटल ओमिशन। टू सेंड नोटिस। लेंथ ऑफ नोटिस का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी डेज बिफोर जनरल मीटिंग company shall send notice to members। कितने दिन पहले जनरल मीटिंग से कंपनी को अपने मेंबर को नोटिस भेजना पड़ेगा जनरल मीटिंग का। सेक्शन 101 सबसेक्शन 1, whenever कंपनी कॉल्स जनरल मीटिंग। अच्छा, जनरल मीटिंग लिखा है, जनरल मीटिंग मतलब चाहे एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, एक ही बात है। कोई भी जनरल मीटिंग बुलाएगी तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी क्या करेगी, अगर इसको जनरल मीटिंग बुलानी है, कॉल जनरल मीटिंग, तो क्या करेगी, अपने मेंबर्स को, मेंबर मतलब अच्छा एक चीज सुन लो मेरी बात, इन द एंटायर कंपनीज एक्ट, पूरे कंपनीज एक्ट में शेयर होल्डर वर्ड कहीं भी यूज नहीं करना, मेंबर वर्ड यूज करना है। पेपर में भी शेयर होल्डर नहीं लिखना, मेंबर वर्ड लिखना है, ठीक है। शेयर होल्डर लिखोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस है, मेंबर लिखना है। जब भी कंपनी जनरल मीटिंग, मैं हो सकता है शेयर होल्डर बोल दूं लेकिन आप लोग मेंबर ही लिखोगे, ठीक है। अच्छा, कहीं इक्विटी शेयर होल्डर लिखा तो मतलब इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखा तो मतलब प्रेफरेंस है, कहीं मेंबर लिखा तो मतलब इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, ठीक है। अच्छा, कंपनी जनरल मीटिंग बुलाएगी, मेंबर्स को क्या करेगी, नोटिस देगी। अभी हमने पढ़ा ना नोटिस, नोटिस देगी, कितने दिन का नोटिस देगी, 21 क्लियर डेज, 21 क्लियर डेज बिफोर मीटिंग। मीटिंग से 21 क्लियर डेज, क्या लिखा है, 21 डेज या 21 क्लियर डेज, 21 क्लियर डेज का मतलब, मीनिंग ऑफ क्लियर, क्लियर का मतलब क्या है, अच्छा बच्चों, कंपनी के पास ना दो तरीके हैं नोटिस भेजने के, दो तरीके कौन कौन से हैं, या तो कंपनी नोटिस पोस्ट से भेज दे, या तो नोटिस को मेल कर दे, या तो पोस्ट से भेज दे या मेल कर दे। जब कंपनी पोस्ट से नोटिस भेजेगी तो क्या होगा, while calculating (21 days) following shall be excluded, following shall be excluded। तो जब हम 21 दिन गिनेंगे तो इसमें से नीचे लिखी हुई चीजों को एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं वो, फर्स्ट डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस, जिस दिन सेंड करा वो डेट हट जाएगी। सेकंड डेट ऑफ मीटिंग, डेट ऑफ मीटिंग भी हटा देंगे। थर्ड 48 hours after sending notice,
ये 3 चीजें हटानी है। और जब मेल से भेजेंगे तो क्या क्या एक्सक्लूड करना है, ये लाइन दोबारा लिखनी है आप लोगों ने, ठीक है। फर्स्ट, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एक्सक्लूड करना है। सेकंड, डेट ऑफ मीटिंग भी एक्सक्लूड करना है। बट थर्ड, 48 आवर्स एक्सक्लूड नहीं करना। 48 आवर्स एक्सक्लूड करने के लिए क्यों नहीं बोला इसमें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पोस्ट को जाने में कम से कम 48 आवर्स मतलब 2 दिन का टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन मेल तो फटाफट पहुंच जाता है, एक बटन दबाओ मेल पहुंच गया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी है, समझ आया। अब क्वेश्चन पूछूं, पहले क्वेश्चन पूछूंगी फिर समझाऊंगी इसका मतलब क्या है, ठीक है। एक कंपनी है, इस कंपनी को ना 30 सितंबर को जनरल मीटिंग रखनी है, एजीएम रखनी है। और इस कंपनी को नोटिस कैसे भेजना है, पोस्ट से नोटिस भेजना है। डेट ऑफ नोटिस बताओ मुझे, कब भेजे। एक कंपनी है, इसको 30 सितंबर को अपनी एजीएम रखनी है और इसको नोटिस भेजना है बाय पोस्ट। अब मुझे आप लोग बताओगे कि कौन सी डेट को ये नोटिस भेजे कि ये सारे 21 क्लियर डेज हो जाए। ये भेजेगा 7th को, 6th को, 7th को। हाँ जी, सब बताएंगे ऑनलाइन वाले भी। मैम 6 सितंबर। 6 या 7? 6। और इधर से आवाज आई है 6। 7th। अच्छा, अगर 6th को भेजती है कंपनी नोटिस तो गिनना 21 क्लियर डेज हो रहे हैं। पहला तो डेट ऑफ मीटिंग और डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस तो हटाना है, मतलब 6 तारीख तो मैंने हटा दी और मैंने 30 तारीख भी हटा दी और 2 दिन और हटाने हैं, 48 आवर्स 2 दिन और हटाने हैं, तो मतलब टोटल 4 दिन हटाने हैं। 4 दिन हटाने के बाद 21 डेज बन रहे हैं तो सही है, अगर नहीं बन रहे तो गलत है। बताओ बन रहे हैं? 6 तारीख, अच्छा 6 को आपने बोला, 6 को नोटिस भेजा तो ये तो नहीं होगी काउंट, ठीक है। उसके बाद 7th भी काउंट नहीं होगी, 8th भी काउंट नहीं होगी, ये डेट, ठीक है। और ये भी काउंट नहीं होगी 30 सितंबर। अब बताओ 9 से लेके 29 तक 21 डेज बन रहे हैं नहीं बन रहे, गिनो। 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 21 दिन पूरे बन रहे हैं 21 डेज। हाँ हाँ, तो 29 तक बन तो रहे हैं। 9, 10, हाँ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 डेज बन रहे हैं पूरे। गिनो गिनो। अरे वो 9 से लेना तो 9 को बताइए, 9, 10, 11, 9 गिनो ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 15 और 6, 21 नहीं। तो अगर कंपनी मीटिंग 6 को बुलाएगी, नोटिस कब देगी, 6 को देगी, तभी ये 21 क्लियर डेज माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मेल से भेजेगी तो सिर्फ 2 दिन एक्सक्लूड करने हैं, 48 आवर्स एक्सक्लूड नहीं करने। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, इतने दिन पहले नोटिस भेजने का क्या रीजन हो सकता है? ऐसा नहीं है, लॉ में लॉ में क्यों लिखा है, कुछ तो रीजन होगा, लॉ में लिखा, कुछ भी लिखते हैं लॉ में का। हाँ, कि बाद में वो बोल देगा मेरे पास नोटिस ही नहीं आया,
या फिर ये बोलते, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी, रिलायंस कंपनी का है बॉम्बे में और हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो अगर मुझे पहले से पता हुआ कि मेरे को मीटिंग में जाना है तो मैं तैयारी करूं, फ्लाइट बुक करूं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, रेलवे बुक करूं, ट्रेन वगैरह, ठीक है, इसीलिए। तो 101 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, लेंथ ऑफ नोटिस। लेंथ ऑफ नोटिस मतलब कितना टाइम है, कितना टाइम है, 21 क्लियर डेज। पेपर में 21 डेज लिखोगे तो 0 नंबर आएंगे। 21 क्लियर डेज, कितने, 21 क्लियर डेज। जनरल मीटिंग बुलाने का टाइम क्या है, 21 क्लियर डेज। और हमें 4 चीजें एक्सक्लूड करनी है अगर पोस्ट से भेजेंगे, और 2 चीजें एक्सक्लूड करनी है अगर, 3 चीजें, और अगर मेल से भेजेंगे तो 2 चीजें एक्सक्लूड करनी है। सिंपल है। अच्छा, क्या कंपनी शॉर्टर नोटिस पे जनरल मीटिंग बुला सकती है, ईजीएम? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे ऊपर क्या बताया था मैंने भी, वेन एवर कंपनी कॉल्स जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का मतलब क्या था यहाँ पे, एजीएम भी और ईजीएम भी, तो दोनों का टाइम 21 क्लियर डेज है। किसने बोल दिया ईजीएम में शॉर्टर नोटिस होता है, किसने बोला, मैंने बोला? फिर भूल जाओ सब कुछ, ठीक है। क्या कंपनी शॉर्टर नोटिस पे जनरल मीटिंग बुला सकती है, वेदर एजीएम और ईजीएम? यस, बुला सकती है। ये अभी नहीं बता रही हूँ, बस बुला सकते हैं। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कंपनी को, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। आने वाली क्लासेस में बताऊंगी शॉर्टर नोटिस पे कैसे बुलाती है। हो गया ये, आगे बढ़े। 101 सब सेक्शन 1। अच्छा, जब भी कंपनी एक्स लिमिटेड मेंबर को नोटिस देगी, मेंबर को नोटिस देगी, तो इस नोटिस में क्या लिखा होगा? अच्छा, एक लाइन लिख रही हूँ, इसका मतलब बताना। बिजनेस नॉट स्पेसिफाइड इन नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग cannot be transacted in general meeting. जब एक्स लिमिटेड जब कंपनी मेंबर को नोटिस देती होगी तो उसमें लिखती होगी कौन कौन से मैटर डिस्कस करने हैं। जो अगर कोई मैटर नोटिस में नहीं लिखा तो क्या उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है? उसके उस मैटर के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता। तो मतलब क्या है, जोन जोन सा मैटर आपने अपने नोटिस में लिख दिया जनरल मीटिंग के, सिर्फ उसी के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो, किसी थर्ड मैटर पर डिस्कशन नहीं कर सकते। ये कौन बोल रहा है? ये मैंने नहीं बोला, ये केस ने बोला है। डिसाइडेड केस लॉ, वेस्ट फोर्ट हाईटेक हॉस्पिटल्स वर्सेस वीएस कृष्णन। ये इस केस में डिसाइड हुआ कि जोन सा मैटर आपने नोटिस में लिख दिया सिर्फ उसी मैटर पे डिस्कशन करोगे, किसी थर्ड मैटर पे डिस्कशन नहीं कर सकते। कुछ पूछना है? ठीक है, केस याद करना है। हाँ, तभी तो लिखा है। ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी नाम सोच लेंगे। मैं तो नाम सोचूंगी राम वर्सेस श्याम, इतने बड़े बड़े नाम क्यों सोचूंगी? नहीं, तो जब ये केस हुआ होता है कोर्ट में, तो उसमें हाँ, ये लोग कोर्ट में गए होंगे, उसके बाद डिसाइड हुआ और डिसाइडेड केस लॉ बन गया। प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट है आपके मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, उसमें केसेस का भंडार है, 1000-2000 केस। वो को याद नहीं करने हैं, ओपन बुक पेपर, ओपन बुक पेपर, ठीक है। सेक्शन, लेकिन सबसे कम मार्क्स उसी में आते हैं।
पर तुम लोगों को आता होगा। अरे क्योंकि कंपनी लॉ में सारे हो जाएंगे केसेस, एग्जीक्यूटिव में सारे केसेस हो जाएंगे, तो वो वाला सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। बुक्स तो साथ में लेके जानी है, जितनी मर्जी ले जाओ, पूरी अलमारी उठा के। फोन नहीं ले जा सकते, बुक्स लेके जा सकते। फर्रे, हाँ हाँ, और क्या, पेजेस में कुछ भी लिखो। हाँ, बुक्स लेके जानी है कह रही हूँ मैं। ओपन बुक का मतलब क्या होता है? हाँ मतलब ओपन बुक का वो बुक लेके जानी, बट हाँ, पर आपस में नहीं पूछ सकते कोई भी। मैम एक बार स्क्रीन ऊपर कर दो ना। पहले एग्जीक्यूटिव तो कर लो पास, फिर आएंगे प्रोफेशनल पे। एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा एक दो ओबी एक दो एग्जीक्यूटिव में ओपन बुक होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव टफ है थोड़ा। डन मैम। डन, डर जाते हो तुम लोग, है ना। 101 सबसेक्शन 2, कंटेंट ऑफ नोटिस। कंटेंट्स ऑफ नोटिस, एजीएम और ईजीएम। कंटेंट ऑफ नोटिस मतलब नोटिस में क्या क्या चीजें लिखी होंगी, है ना। तो फर्स्ट कंटेंट, इसके नोटिस में क्या क्या लिखा होगा कि कहाँ पे होगी डे, टाइम, किस टाइम होगी जनरल मीटिंग, वेन्यू, वेन्यू मतलब जगह, और एजेंडा। एजेंडा मतलब, एजेंडा का मतलब होता है बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन जनरल मीटिंग। कौन कौन से बिजनेस होंगे, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन जनरल मीटिंग। और जो बिजनेस तुमने नोटिस में लिख दिए सिर्फ वही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। डिसाइडेड केस लॉ, वेस्टफोर्ट हाईटेक हॉस्पिटल्स अभी पढ़ा वर्सेस वीएस कृष्णन। और ईजीएम में, ईजीएम का जो नोटिस जाएगा उसमें भी सेम चीजें होंगी, डे, किस दिन होगी जनरल मीटिंग, टाइम, वेन्यू और एजेंडा। ये कंपनी है और इसके शेयर होल्डर है, मेंबर्स हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इसमें फंड्स लगाते हैं, पैसे। सुनना ध्यान से, पैसे लगाते हैं, फिर उन पैसों से क्या करते हैं डायरेक्टर, पूरे काम करते हैं, पूरे साल काम करते हैं, फुल 1 ईयर काम करते हैं, उसके बाद जाके जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर क्या करते हैं बताओ, चेक करेंगे ना इन शेयर, इन डायरेक्टर्स ने क्या काम करा हमारे पैसों से, क्या करा हमारे पैसों का, डुबा तो नहीं गए। तो क्या करते हैं, कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ता है, अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, पीएनएल, बैलेंस शीट, पढ़ा है ना ये सब। ये सब बनानी पड़ती है कंपनी को। चेक कौन करेगा, शेयर होल्डर चेक करेंगे। उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो बदले में शेयर होल्डर को भी तो कुछ चाहिए, क्या चाहिए उनको, डिविडेंड। क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए। वो भी शेयर होल्डर बोलते हैं कि डिविडेंड दो हमें, यही करते हैं काम एजीएम में। और क्या करते हैं, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि कोई डायरेक्टर चेंज हो जाए तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑडिटर, ऑडिटर पता है आप लोगों को क्या होता है, ऑडिटर, हाँ, जो कंपनी ने अकाउंट्स बनाया सही बनाया है नहीं बनाया, शेयर होल्डर को क्या पता, शेयर होल्डर तो अनपढ़ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। जो शेयर होल्डर अनपढ़ है तो उसको क्या पता कि बुक्स कंपनी ने जो अकाउंट्स बनाया है सही बनाया है नहीं बनाया। अच्छा, कोई साइंस वाला भी तो हो सकता है, बीटेक, उसको आते हैं अकाउंट्स पढ़ने, नहीं आते। किसको आते हैं अकाउंट्स पढ़ने, कॉमर्स वालों को आते हैं, हमें भी आते हैं, आपको नहीं आते। तो सीए क्या होता है, ठीक है। ऑडिटर, ऑडिटर इज चार्टर्ड अकाउंटेंट,
सीए होता है वो चेक करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी ने जो क्या पीएनएल बनाया, बैलेंस शीट बनाया, सही बनाया नहीं बनाया, उस पर रिपोर्ट बना के देता है। तो ये सारी चीजें कौन चेक करता है? शेयर होल्डर चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजीएम में 4 बिजनेस करने मैंडेटरी है। क्या बोला मैंने? एजीएम में, ईजीएम नहीं, 4 बिजनेस करने क्या है? मैंडेटरी। कौन कौन से बिजनेस है वो? फर्स्ट, एडॉप्शन ऑफ बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट। सेकंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के आगे लिखना इफ एनी, अगर प्रॉफिट होता है तभी डिविडेंड देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। लॉस भी तो हो सकता है, इसलिए इफ एनी लिखा आगे। एडॉप्शन ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। फोर्थ, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ये 4 जो मैटर है, इन 4 मैटर को एक क्या हुआ? इन 4 मैटर को एजीएम में, सुनो ध्यान से, इन 4 मैटर को एजीएम में डिस्कस करना क्या होता है? मैंडेटरी होता है। और इन 4 मैटर को एक नाम दिया गया है। नाम क्या दिया गया? ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब ये 4 काम तो करने ही करने हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस, जब भी आप एजीएम बुलाओगे तो आपको ये 4 काम तो करने ही करने हैं। इसका नाम क्या दिया गया है? ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है, अगर इन चारों के अलावा कोई और काम करते हो उसको क्या बोलेंगे हम? स्पेशल बिजनेस। इन चारों को क्या बोला गया है? ऑर्डिनरी बिजनेस। और इन चारों के अलावा कुछ और काम करते हो किसमें? एजीएम में, उसको क्या बोलेंगे? स्पेशल बिजनेस। तो मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस होने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ऑर्डिनरी बिजनेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या 2 कंडीशन है? पहले तो वो 4 बिजनेस होने चाहिए जो पीछे लिखे हमने, ठीक है, और साथ साथ एजीएम में होने चाहिए। चारों बिजनेस कहाँ होने चाहिए? एजीएम में होने चाहिए। अगर ये 4 बिजनेस ईजीएम में हो रहे हैं तो क्या ऑर्डिनरी बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस है? ऑर्डिनरी बिजनेस बनने के लिए 2 कंडीशन, 4 बिजनेस होने चाहिए पीछे लिखे हुए, और साथ साथ वो चारों बिजनेस कहाँ होने चाहिए? एजीएम में होने चाहिए। लेकिन अगर ये 4 बिजनेस मैंने एजीएम की जगह ईजीएम में करा लिए तो ये स्पेशल बिजनेस बन जाएंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं रहेंगे। क्या बन जाएंगे? स्पेशल बिजनेस। कंफ्यूजिंग? ऑर्डिनरी बिजनेस 4 होते हैं जो एजीएम में कराने मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपने एजीएम में कराए, 4 बिजनेस कराए, तभी वो ऑर्डिनरी बिजनेस माने जाएंगे। लेकिन अगर आपने 4 बिजनेस कहाँ कराए? ईजीएम में करा लिए, तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं, स्पेशल बिजनेस बन जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन, व्हाट वुड बी एजेंडा इन एजीएम नोटिस? What would be agenda in AGM notice? AGM के नोटिस में एजेंडा क्या होता होगा आपके हिसाब से? क्या ये 4 बिजनेस होते होंगे? ये 4 बिजनेस क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस है। हो सकता है साथ साथ कुछ स्पेशल बिजनेस भी होते हो सकता है। तो अब और बताओ, ईजीएम में एजेंडा क्या होता होगा? क्या ऑर्डिनरी बिजनेस हो सकते हैं उसमें? नहीं, सारे के सारे क्या होंगे? स्पेशल बिजनेस। इसका मतलब ये हो गया कि ईजीएम में जो भी बिजनेस होता है उसको नाम दिया गया है स्पेशल बिजनेस, और एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी हो सकता है और स्पेशल बिजनेस भी हो सकता है। इसके साथ ही लिखवा रही हूँ सेक्शन 102, एक लाइन लिखवा रही हूँ सिर्फ अभी। सेक्शन 102, जब भी कंपनी स्पेशल बिजनेस करती है
तो कंपनी नोटिस के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करती है। जब भी कंपनी जनरल मीटिंग में स्पेशल बिजनेस करना चाहती है तो कंपनी क्या करेगी, नोटिस के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेजेगी। किसको? अपने मेंबर्स को, शेयर होल्डर को। समझ आया? मुश्किल तो नहीं लग रहा? क्या लग रहा है? घर जाके पता चलेगा। एजीएम के नोटिस के साथ क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी या नहीं जाएगी? आंसर क्या लिखोगे तुम? आंसर क्या लिखोगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी या नहीं जाएगी? हाँ जी, क्या लिखोगे आंसर? ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ रही हूँ, क्या लिखोगे? जाएगी मैम। जाएगी। और आप लोग क्या कह रहे हो? हैं? ये आंसर चाहिए था मेरे को। अगर स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी ना। अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है तो क्यों जाएगी? ऑर्डिनरी बिजनेस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं जाती है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और। कंपनी ईजीएम बुला रही है, ईजीएम क्या बुला रही है? और उसमें ना वो 4 बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रही है, 4 बिजनेस ऊपर वाले। अब बताओ ये बिजनेस कौन से में जाएंगे, ऑर्डिनरी या स्पेशल? स्पेशल बिजनेस, क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी? ठीक है, वेरी गुड, लिख लो इसको। डन। अच्छा, हमने 2 पॉइंट लिख लिए ऊपर, जगह है? मैं हटा देती हूँ, आप लोग मत हटाना, क्योंकि मैं तो हटा सकती हूँ। सेकंड पॉइंट देखना, ये लिख दूं तो मैं सही लिख रही हूँ? आप बताओगे सही लिखा है नहीं? बताओ सही लिखा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इफ एनी, और इधर लिख दिया मैंने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मैंडेटरी। क्या सही लिखा? यस मैम। क्या मतलब है इसका? मैम जो इफ एनी है वो है उसकी ऑर्डिनरी बिजनेस प्लस स्पेशल बिजनेस होगा तब, और मैंडेटरी है तो स्पेशल बिजनेस ईजीएम वाला होगा तब। ईजीएम में तो सारे स्पेशल बिजनेस होते हैं, तभी मैंडेटरी है। और एजीएम में स्पेशल बिजनेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जब भी जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा, एजीएम का नोटिस जाएगा, तो हमें कॉपी भेजनी है, कॉपी ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल। फोर्थ, ऑडिटर की रिपोर्ट भी भेजनी है साथ साथ। ऑडिटर की रिपोर्ट चेक करेगा अकाउंट सही है कि नहीं, ये ऑडिटर की रिपोर्ट होती है। बोर्ड की रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। थोड़ी लंबी क्लासेस करने वाली हूँ मैं थोड़े दिन में, ठीक है। और प्रॉक्सी फॉर्म, प्रॉक्सी फॉर्म किसी और को अपॉइंट करना चाहता है वो, इसका सेक्शन लिख लेना 105। बोर्ड रिपोर्ट का भी सेक्शन लिख लेना 134, मैंने भी पढ़ाया नहीं है, पढ़ेंगे एक दिन डायरेक्टर्स। बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन 134। और जब ईजीएम होगी तो ये नहीं जाएगा, ऑडिटर रिपोर्ट भी नहीं जाएगी और बोर्ड रिपोर्ट भी नहीं जाएगी, लेकिन प्रॉक्सी फॉर्म जरूर जाएगा।
ठीक है, ऐसा क्यों? बैलेंस शीट, पीएनएल, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट एजीएम में जाती है और ईजीएम में नहीं जाती, बताओ? क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस है ना ये, बैलेंस शीट वगैरह चेक करना, ऑडिटर रिपोर्ट चेक करना, ये सब क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस है, तो ईजीएम में क्यों होगा? तो फिर सिंपल सी बात है, मैम अगर ईजीएम में डिस्कस हो रहा है ऑर्डिनरी तो बिजनेस भेजेंगे। तो अगर भेजेंगे। ईजीएम में डिस्कस हो रहा है तो भेज देंगे, ठीक है। एजीएम में नोटिस भेजते हैं हम लोग, और अभी हमने पढ़ा कि नोटिस के साथ साथ बैलेंस शीट भेजते हैं, और क्या भेजते हैं? ऑडिटर की रिपोर्ट भेजते हैं, और क्या भेजते हैं? बोर्ड रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है। इन सबको क्या मैम हाँ जी, मैम प्रॉक्सी फॉर्म भी तो तभी जाएगा ना जब प्रॉक्सी को अपॉइंट कर रहे हैं। प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी हमेशा देगी। कंपनी को क्या पता कि कौन से शेयर होल्डर को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है और कौन किसको नहीं करना, तो हमेशा प्रॉक्सी फॉर्म जाता है, ठीक है। तो जब एजीएम के नोटिस के साथ बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, इसको एक नाम दिया गया एनुअल रिपोर्ट। जब भी कंपनी का नोटिस आएगा, आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना, किसी ने शेयर खरीदे आपके घर में? किसी ने किसी कंपनी खरीदे में नोटिस आता है कंपनी का, जनरल मीटिंग का, पूछना घर पे जाके। नोटिस आएगा तो उसके ऊपर नोटिस नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा? एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट लिखा होगा, ठीक है। और जब ईजीएम का नोटिस आएगा उसके ऊपर एनुअल रिपोर्ट नहीं लिखा होगा, सिर्फ नोटिस लिखा होगा, ओनली नोटिस, वो एनुअल रिपोर्ट नहीं होता। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। एक 101 सब सेक्शन 2 कंटेंट, कंटेंट्स ऑफ नोटिस। अच्छा संडे है कल, आप लोग को एक काम दो संडे के लिए, मतलब हर संडे का ये काम है तुम्हारा, जितना भी तुमने पढ़ा है शुरू से लेके एंड तक, सारे सब्जेक्ट्स सारे रिवाइज करने हैं, ठीक है। सारे के सारे रिवाइज करने पूरे। संडे का मतलब छुट्टी नहीं है तुम्हारे लिए, रिवाइज करने पूरे पूरे, ठीक है। करोगे ना? जल्दी उठते हो ना अब मेरे कहने से, तो रिवाइज भी करना, ठीक है। एजीएम के नोटिस में क्या क्या लिखा होता है? कंटेंट्स में डे, टाइम, वेन्यू और एजेंडा, ये सबको लिखा होता है। और ईजीएम में भी ये सब लिखा होता है, डे, टाइम, वेन्यू और एजेंडा। कौन से दिन जनरल मीटिंग, कौन से दिन एजीएम हो सकती है? एनी डे, किसी भी दिन हो सकती है एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे, संडे को हो सकती है एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे। अब नेशनल हॉलिडे क्या होता है? हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 3 नेशनल हॉलिडे हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, सिर्फ 3 दिन। इन तीनों दिन के अलावा किसी भी दिन जनरल मीटिंग एजीएम हो सकती है, ठीक है। तो क्या संडे को हो सकती है? दिवाली वाले दिन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। होली वाले दिन अंडे मारेंगे, सब गुब्बारे मारेंगे, हो सकती है। रंग बिरंगे होके आएंगे शेयर होल्डर, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन 3 दिन नहीं हो सकती। वो 3 दिन कौन से हैं? नेशनल हॉलिडे, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। इन 3 दिन जनरल मीटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। टाइम 9 to 6। अच्छा कहीं पे ना, कई बुक्स में बिजनेस आवर्स लिखा हुआ है,
आप स्कैनर भी लोगे ना, उस स्कैनर में भी हो सकता है बिजनेस आवर लिखा, तो बिजनेस आवर को काट के लिख देना 9 to 6। 9 to 6 में मीटिंग हो सकती है। अच्छा एक 9 to 5 होता है। 9 to 6 बिजनेस बिजनेस आवर्स तो लिखना ही नहीं है, मैंने बोला तो है कि स्कैन, जनरली पूछ रही हूँ, बिजनेस आवर्स 9 to 5 होता है। वो तो होता है जॉब टाइम 9 to 5। ऐड देखिए 9 to 5 जॉब। नहीं जॉब में भी नहीं नहीं मैं नानू गवर्नमेंट जॉब में थी ना, उनकी 9 to 5 होती है, जब मैं तो दुकान में वो जॉब का टाइमिंग है, ये मीटिंग है, जनरल मीटिंग। अच्छा एक कंपनी है, उसने मीटिंग 5 बजे बुलाई, शाम को 5 बजे उसने मीटिंग बुलाई, ठीक है, और वो मीटिंग खत्म हुई रात को 2 बजे, मीटिंग वैलिड या इनवैलिड? क्यों भाई? अभी 9 to 6 टाइम 9 to 6 टाइम। अच्छा एक बात मुझे बताओ सोच के जनरली, कि मीटिंग चल रही है, सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू हो गई थी और मीटिंग चल रही है और रात 6 बज गए और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन हो रहा है, तो क्या होगा? फटाफट कंपनी सेक्रेटरी उठेगा, बोलेगा भागो 6 बज गए, खत्म मीटिंग, भागो भागो, ऐसा होगा, निकलो यहाँ से, ऐसा होगा। फिर करेंगे ना डिस्कशन पूरा। तो ये जो 9 to 6 है ना, ये कमेंसमेंट टाइम है, इट इज कमेंसमेंट टाइम। हाँ 9 to 6 के बीच में मीटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, कंक्लूड किसी भी टाइम पे हो सकती है, सोचने वाली बात है नहीं? ऐसे 6 बजते ही तो लोगों को घबराहट हो जाएगी, यार हमें पेनल्टी देनी पड़ जाएगी, है ना? तो 9 to 6 के बीच में कमेंस होनी चाहिए, कंक्लूड किसी भी टाइम पे हो सकती है। तो अब बताओ 5 बजे मीटिंग बुलाई, रात को 2 बजे तक चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है। सुबह 4 बजे तक बिल्कुल चल सकती है। क्लियर? सिंपल है। वेन्यू कहाँ पे होगी मीटिंग? कहीं पे भी हो सकती है, पार्क में? हाँ हो सकती है, क्या दिक्कत है? ओनली एट रजिस्टर्ड ऑफिस, ओनली एट, हाँ सही सुना तुमने, मैं बताऊंगी, अभी बताती हूँ। ओनली एट रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है? जो तुमने सुना बिल्कुल सही सुना, मैं बता रही हूँ, ठीक है? ओनली एट रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होता है कंपनी का? हेडक्वार्टर। अच्छा एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन कराती है इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो आरओसी को ना रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल भी देनी पड़ती है कंपनी को। किस फॉर्म में देती है? आईएनसी 22। किस फॉर्म में? आईएनसी 22। आईएनसी 22, आईएनसी 22 कौन सा फॉर्म होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस का फॉर्म होता है। इस फॉर्म पे जोन सा एड्रेस लिख दिया ना तुमने रजिस्टर्ड ऑफिस का, वही तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस बन जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी, ठीक है? अब वेन्यू पे दोबारा बात कर लेते हैं। आप लोग कह रहे हो कि हमने तो और भी बहुत कुछ सुन रखा है ना? मैं भी सुनाती हूँ। वेन्यू पे दोबारा आते हैं। वेन्यू मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा एक ऑफिस है, अच्छा मेरी एक कंपनी है, ये अच्छा नहीं बना, ये मेरी एक छोटी सी कंपनी है, ठीक है, 2 बाय 2 का कमरा है, ठीक है, यहाँ पे ना एक मैंने छोटा सा एसी लगा रखा है 1 टन का, ठीक है, बनाया गया रजिस्टर्ड ऑफिस, और क्या लिखा गया? और एट एनी प्लेस विदिन सेम city, town or village where registered office of company is situated. क्या लिखा है? At any place where within the same city, town or village where the registered office of company is situated. City, town और village का मतलब क्या होता है? सिटी का मतलब शहर, टाउन का मतलब पता नहीं, विलेज का मतलब होता है गांव। अच्छा
मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना वो यहीं पे है, टैगोर गार्डन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो या तो मैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस 2x2 के कमरे में करा लूं, या मैं विद इन द टैगोर गार्डन कहीं भी करा लूं। कहीं भी का मतलब बहुत बड़ा, ये तो लिमिट भी तो होनी चाहिए, कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट भी तो होनी चाहिए। तो लिमिट बनाई लॉ मेकर ने, क्या लिमिट बनाई? 2 लिमिट्स बनाई। क्या लिमिट बनाई? म्यूनिसिपल लिमिट और पोस्टल लिमिट। whichever is wider, wider मतलब बड़ा। म्यूनिसिपल लिमिट मतलब, म्यूनिसिपल लिमिट का मतलब क्या होता है? एमसीडी की लिमिट, एमसीडी, एमसीडी। पोस्टल लिमिट्स मतलब पोस्ट की लिमिट। अच्छा, हमारे दिल्ली में झाड़ू मारते हैं सुबह सुबह लोग, क्या पूरी दिल्ली में एक ही बंदा झाड़ू मारता है? उनकी पर्टिकुलर लिमिट्स होती हैं कि इस गली में आप मारोगे, फिर इस गली में दूसरे कोई और मारेगा, ऐसे। तो वो म्युनिसिपल लिमिट होती है। पोस्टल लिमिट, डाकिया आता है घर पे, क्या बोलते हैं उसको? पोस्टमैन। पोस्टमैन आता है तो उनकी भी लिमिट्स होती है कि इस पर्टिकुलर एरिया तक एक बंदा जाएगा, दूसरे एरिया तक दूसरा बंदा जाएगा। तो अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर है, सॉरी आरओसी के बने, रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर है, ठीक है, और एमसीडी की लिमिट यहाँ तक है और पोस्टल लिमिट यहाँ तक है। तो कहाँ तक बुला सकते हैं कंपनी मीटिंग? इस लिमिट तक कंपनी मीटिंग बुला सकते हैं, ठीक है, सिंपल। विद इन द टैगोर गार्डन, विद इन द टैगोर गार्डन, पूरी दिल्ली की बात नहीं, विद इन द टैगोर गार्डन जहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। सिंपल है, समझ आया? समझ आया? ऑनलाइन वाले बच्चों को, मुस्कान को, संस्कृत को समझ आया? अब वापस आ जाते हैं इसमें। यही बताया था आपको सीए सीट में, जो मैंने बताया अभी, या तुम्हें तो याद भी नहीं है? एजेंडा, एजेंडा अभी बता चुकी हूँ मैं, क्या होता है एजेंडा? 4 ऑर्डिनरी बिजनेस और प्लस स्पेशल बिजनेस, ठीक है। लिमिट कोई भी हो सकता है, हाँ। अच्छा, अब ईजीएम पे आ जाते हैं। ईजीएम में लिखेंगे जरा, लॉ इज साइलेंट, यहाँ भी लिख लो, लॉ इज साइलेंट, यहाँ पे लिख लो लॉ इज साइलेंट। और यहाँ तो तुम्हें पता है ओनली एंड ओनली स्पेशल बिजनेस। इजी नहीं है, अभी बता रही हूँ पूरा इजी। क्या लिखा है? डे टाइम वेन्यू में लॉ साइलेंट। अच्छा, जहां जहां लॉ साइलेंट हो जाता है ना, वहां वहां हमारा एसएस वायलेंट हो जाता है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। आईसीएसआई ने देखो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बनाया। वैसे तो मैं आईसीएसआई की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ऑफ कोर्स मैं खुद भी सीएस हूँ, लेकिन ये जो इन्होंने एसएस बनाया ना, बिल्कुल बेकार बनाया। हाँ, पता है क्या लिखा है इन लोगों ने यहाँ? डे क्या है? एनी डे, इन्होंने लिखा है एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। यहाँ पे क्या लिखा है? 9 to 6। यहाँ पे क्या लिखा है? रजिस्टर्ड ऑफिस, सेम टू सेम चिपका दिया। बताओ, इसमें इन्होंने अपना क्या बनाया? कुछ बनाया अपना? कुछ भी नहीं बनाया, सेम टू सेम लगा दिया। और सुनो, चलो जब आएगा तब बताऊंगी। अच्छा सुना, एक और बता देती हूँ, जब तुम नोटिस भेजोगे ना, अभी लिखना नहीं है, बस बता रही हूँ,
ये आईसीएसआई ने क्या बोला, जब आप नोटिस भेजोगे ये सब तो लिखोगे, साथ साथ तुम वो बताओगे रूट मैप बताओगे। हाँ, जैसे शादी के कार्ड के पीछे छपा हुआ था ना, वैसे यहाँ से गाड़ी लेके जाओ, वहां से लेके जाओ, ऐसे कि जब नोटिस जाएगा तब भी तुम रूट मैप बताओगे। ये मैं बस बता रही हूँ, अभी लिखना नहीं है, भूल जाओ अभी इस बात। ठीक है जी, समझ में आया? लेकिन नहीं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड थोड़े मुश्किल भी है, आपके पेपर में है और आपको पढ़ने पड़ेंगे, पेपर में आएंगे। अगर नहीं लिख के आओगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। मैम फिर लॉ इज साइलेंट का क्या मतलब? लॉ इज साइलेंट मतलब कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोलता इसके बारे में। कंपनीज एक्ट में सिर्फ डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा लिख के छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं लिखा कि किस टाइम हो सकता है। ठीक है, कई चीजें ऐसी होती है जिसमें कंपनीज एक्ट शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता, बस लिख के दे देता है कि इस टाइम जनरल मीटिंग आप बुला सकते हो, कि इस डे, टाइम, वेन्यू, एजेंडा एज मे बी प्रिस्क्राइब। एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब कुछ करा नहीं है, करेंगे मे बी फ्यूचर में, तो कर दिया आईसीएसआई ने प्रिस्क्राइब, ये सब सेम टू सेम चिपका दिया। ठीक है, एक 101 सब सेक्शन 3, नोटिस टू होम, किस किस को नोटिस जाएगा? कौन कौन से लोगों को नोटिस जाता है? सिर्फ शेयर होल्डर को जाता है? तुम लोग ऐसे ही वो मारते हो या तुक्के मारते हो, सच में पढ़ा हुआ है? पहले मुझे ये बता, मैंने कुछ और पूछा है? और किसने सुनाया ये? अच्छा बस बस पढ़े अब। नोटिस, कंपनी किस किस को नोटिस देती है? अच्छा मैं तुम्हें चॉइस दे रही हूँ, ऑप्शंस। इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बोथ या नन ऑफ द अबव। ये ऑप्शंस है आपके पास, बताओ। हाँ जी, आप बताइए मुस्कान और संजना। बोथ। इक्विटी कौन बोल रहा था? इक्विटी या बोथ? इक्विटी। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर के पास डिस्कशन कर सकते हैं ये लोग मीटिंग में? क्या वोट कर सकते हैं? कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। अच्छा, आप किसी ने बोला है अभी वोट कर सकते हैं? वोट अभी ऑनलाइन आवाज नहीं आएगी, वोट नहीं कर सकते। बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मेंबर्स तो होते हैं ना, डिस्कशन तो कर सकते हैं, इसलिए इनको भी नोटिस जाता है। तो मतलब दोनों को नोटिस जाता है। एक ऑप्शन काट देते हैं, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। लेकिन 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 आप कह रहे हो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद वोटिंग राइट नहीं होती, लेकिन आपको एक चीज पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना मैंडेटरी होता है, और अगर 2 साल तक कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया ना, डिविडेंड नहीं दिया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मेंबर्स को जाता है नोटिस। किसको जाता है? मेंबर्स को, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। दूसरा, डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स को जाता है। तीसरा, ऑडिटर को। चौथा, डिबेंचर ट्रस्टी को। क्या बोला आपने? चेयरमैन। चेयरमैन डायरेक्टर ही होता है, डिबेंचर ट्रस्टी।
इन 4 लोगों को नोटिस जाता है। ठीक है, डायरेक्टर को जाता है। अच्छा, जो अब मेंबर्स तो बता दिए, इक्विटी को भी जाता है, प्रेफरेंस को भी जाता है। डायरेक्टर्स को क्यों जाता है नोटिस? अच्छा, और ऑडिटर बड़े सारे होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक होता है सेक्रेटेरियल ऑडिटर, एक होता है कॉस्ट ऑडिटर, एक होता है इंटरनल ऑडिटर। किसको जाता है नोटिस? और डिवेंचर ट्रस्टी को? हाँ जी मुस्कान, क्या बोल रहे हो? कि कॉस्ट ऑडिटर को जाता है। कॉस्ट ऑडिटर को नहीं, कॉस्ट ऑडिटर को नहीं जाता। मेरा मतलब बताऊंगी किसको जाता है। डिवेंचर ट्रस्टी को क्यों जाता है, और डिवेंचर ट्रस्टी होता कौन है ना? कौन होता है डिवेंचर ट्रस्टी, ये नहीं पता हमें तो। डायरेक्टर को नोटिस क्यों जाता है, बताओ रीजन। मैनेजमेंट है क्योंकि डायरेक्टर्स क्या करते हैं? मैनेज कर पूरे साल मैनेज करते हैं। सो सारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस किसने बनाया? डायरेक्टर ने बनाया है। फिर डायरेक्टर से पूछ सकते हैं ना हम लोग कि आपने क्या करा ये। अगर शेयर होल्डर को कुछ गड़बड़ दिखती है, अगर उनको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो किससे पूछेंगे वो? डायरेक्टर ही नहीं आएंगे जनरल मीटिंग में, तो फिर क्या फायदा। और चेक कौन करता है? ऑडिटर चेक करता है। तो इन सारे ऑडिटर्स को भी नोटिस जाता है, सारे ऑडिटर्स को। ठीक है, और डिवेंचर ट्रस्टी को भी जाता है। ये बात SS2 में लिखी है, कंपनीज एक्ट में लिखी। किसमें लिखी है? SS2 में लिखी है कि डिवेंचर ट्रस्टी को भी नोटिस जाएगा। सिंपल। तो मैम जैसे जो SS2 है और जो कंपनी लॉ, वो दोनों मिक्स में चलते हैं। मतलब आधा कंपनी लॉ है, आधा SS2 का है। अच्छा, अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, ऐसे ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, दोनों मिलके ही पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? मैम ये प्रेफरेंस शेयर वाला जो 2 इयर्स डिविडेंड नहीं देते अगर हाँ, अगर 2 साल तक लगातार डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग राइट आ जाते हैं। लेकिन टेम्पररी होते हैं, टेम्पररी। जब डिविडेंड देती है तो वोट खत्म, ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? यस मैम। और ऑनलाइन वालों को? यस मैम। ठीक है, कोई Yes, डाउट है? नो मैम। फिर आज यहीं तक करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।